नमस्कार। मैं इस समय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी के घर पर हूँ। मैं करीब 5-7 दिन से उनसे समय मांग रहा था, आज समय मिला, क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय चाहे चालू ना हो लेकिन वेबिनार में दुनिया भर में उनके रोज़ सेमिनार हो रहे हैं और आज ये समय निकला। तो डॉक्टर शर्मा जी की करीब 35 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसका लेखन और संपादन आपने किया है और आप समालोचक, निबंधकार और नाट्य समीक्षा करते हैं और वर्तमान में आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के हिंदी विभाग के आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं और कुलानुशासक भी हैं। तो हमारी उनसे बातचीत है। कई विविध विधाओं में सर का वो है, बड़ा योगदान, बड़ा नाम है और उनका हर विषय पर, चाहे यहाँ पर मालवी लोक भाषा है, भीली भाषा और हिंदी में तो पूरे विश्व भर में सर का नाम है। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, करीब 100-150 स्टूडेंट तो पीएचडी कर रहे हैं। पत्रकारिता में उनका बहुत बड़े बड़े अखबारों में हैं, वो कई संपादक हैं और कई बड़े बड़े पदों पे पुलिस अधिकारी हैं। इस तरह से हम सुनते रहते हैं, हम देखते रहते हैं और सर को भी हम बहुत पढ़ते हैं। तो मैं सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज धन्यवाद आपने जो समय दिया। तो मैं ज़्यादा कम टू द पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो उज्जैन में सिंहस्थ 12 साल में भरता है और आपने उसमें भी आपकी जो 2 किताबें हैं, अवंती क्षेत्र और सिंहस्थ महापर्व, और दूसरी सिंहस्थ विमर्श। तो हम पहले सर से जानना चाहेंगे कि सर इन पुस्तकों के बारे में कुछ बताएं। मेरा ये मानना रहा है कि उज्जैन केवल भारत ही नहीं वरन विश्व सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और इस दृष्टि से भी कि काल गणना की दृष्टि से जब हम लोग बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में यहीं की काल गणना के आधार पर संपूर्ण जो ब्रह्मांडीय आकलन होता रहा है उसका एक केंद्र रहा है। एक तरह से आज ग्रीनविच टाइम को जो मान्यता मिली हुई है, किसी समय उज्जैनी का जो समय था वो केंद्र में रहा और इसीलिए यह महाकालेश्वर की नगरी है। यहाँ जो महाकाल हैं वे तीनों लोकों के अधिपति, अधिनायक तो हैं ही, वे काल के भी स्वामी हैं। इस आधार पर एक विशेष प्रकार की जब ग्रहीय स्थिति बनती है, 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ मेला भरता है जो कि सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। बाकी जो स्थान हैं वहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं हरिद्वार की, प्रयाग की या नासिक की हम लोग जब बात करते हैं तो उन स्थानों पर भी कुंभ मेले की परिकल्पना है। हमारी जो पुरातन मान्यता है वो तो कहती है कि हर साल एक एक स्थान पर कुंभ मेले भरते थे। कुंभ और सिंहस्थ में ये यहाँ सिंहस्थ लगता है और तीनों जगह कुंभ है। हाँ, तो कुल मिलाकर के 12 साल तक, 12 साल में वापस उसी स्थान पर लौटता है। प्रतिवर्ष एक स्थान पर कुंभ होता था जी। 12 स्थानों पर कुंभ मेले की परिकल्पना थी क्योंकि हमारे यहाँ 12 राशियाँ हैं जी। उन 12 राशियों के आधार पर कुंभ मेला होता था जी। धीरे धीरे कालांतर में ये हुआ कि 4 मुख्य स्थान रह गए, जिसमें जो नासिक का है वो भी सिंहस्थ जो शुरुआती तौर पर लगता है और हमारे यहाँ एक तरह से वह भी सिंहस्थ कहलाता है। लेकिन बाकी स्थानों के जो कुंभ हैं वे कुंभ या महाकुंभ के रूप में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ के सिंहस्थ के रूप में वो जाना जाता है, उसकी विशेषता है। यह जो स्थिति बनती है, सिंह राशि जो है वह एक तरह से सारे राशियों की अधिपति है। और जब जो गुरु हैं, जो देव गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वे जब उसके साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक विशेष प्रकार की स्थिति बनती है। और हमारे यहाँ माना गया है कि जो देवासुर संग्राम हुआ है उसमें अमृत का वितरण इसी नगरी में हुआ है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो कुंभ की परिकल्पना है उसके पीछे देवासुर संग्राम है और देवासुर संग्राम में जो घट, अमृत घट लेकर के समुद्र मंथन से जो अमृत घट निकला था वो जिन जिन स्थानों पर गया, क्योंकि जो असुर लोग थे उसके पीछे दौड़ पड़े क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें तो नहीं मिला। लेकिन जहाँ जहाँ उसकी बूंद छलकी है उन स्थानों पर वहाँ की नदी, वहाँ के सरोवर जो है पवित्र हुए। इस दृष्टि से हर 12 वर्ष में उन स्थानों पर यह योग बनता है। कुंभ मतलब घटी होता है, कलश होता है। अमृत मंथन से निकलने वाला जो अमृत है वो छलका था। इस दृष्टि से
कुंभ जो है वह हमारी जातीय चेतना का पर्व है, हमारा इतिहास उसमें छुपा हुआ है, हमारी संस्कृति उसमें, हमारा धर्म है उसमें, हमारा अध्यात्म है, हमारी साहित्यिक चेतना भी है। इस दृष्टि से हम लोगों का प्रयास रहा कि अवंती क्षेत्र को केंद्र में न रखते हुए केवल, क्योंकि अवंती को लेकर तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, हम लोगों ने प्रयास किया कि सिंहस्थ महापर्व जो कि एक विशेष प्रकार की खगोलीय घटना है, उस खगोलीय घटना को किस तरह से हमने अपने धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का अंग बनाते हुए आगे उसको ले गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज विश्व में सर्वाधिक संख्या में किसी स्थान पर जब लोग एकत्र होते हैं तो वो सिंहस्ती होता है। इसके अलावा और कोई अवसर नहीं है जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इसी कड़ी में 2016 में ये प्रयास किया कि विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा सिंहस्थ विमर्श की योजना बनी, और इसमें अंतरानुशासनिक दृष्टि से हम लोगों ने शोध कार्य किया। इसमें हमने समाजशास्त्रीय ढंग से काम किया, इसमें आध्यात्मिक ढंग से हमने काम किया, हम साहित्यिक ढंग से भी इसको लेकर के चले, पर्यावरण को लेकर के चले, और बड़े पैमाने पर लगभग 5000 से अधिक लोगों तक हम पहुँचे, जिसमें साधु संत से लेकर के आम धर्मालु जन भी हैं, सिंहस्थ में काम करने वाले तमाम अधिकारी कर्मचारीगण भी हैं, होटल व्यवसायी भी हैं। और उसके माध्यम से जो निचोड़ निकला है वो एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि पूरे विश्व में इस प्रकार का कोई और कार्य संपादित नहीं हुआ है, और ये हम लोगों को गौरव मिला है कि यह प्रकाशित ही नहीं हुआ है, वरन लोगों तक ये जब जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले सिंहस्थों की जो योजना बनेगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने भावी दिशाएं क्या हो सकती है, कब जब भी इस देश में कुंभ महापर्व होंगे तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी ओर से परामर्श दिए हैं। यानी इसको आधार बना करके कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र का व्यक्ति, साधु संत, होटल व्यवसायी, जितने भी लोग हैं वो इसका लाभ लेकर के आने वाले कुंभों को बेहतर बना सकते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू कर सकते हैं। तो आपने ये कहा सर कि पहले कुछ 12 साल में हर साल भी तो ये तो ऐसी मान्यता या ऐसा सुनने में आता है ना, पढ़ने में भी आता है कि ये 4 जगह जहां बूंदें गिरी हैं, मुख्य 4 स्थान हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 8 स्थानों को हम भूल जाएं। अच्छा। ये दस्तावेजीकरण भी हमने इन दोनों पुस्तकों में कर दिया है, जिससे लोगों को ये पता रहे कि और स्थानों पर भी होता था, जैसे कुंभकोणम, अब उसके नाम में कुंभ है, वो अर्धकुंभ जाना जाता है। अर्धकुंभ अलग है। अच्छा, हर 6 साल में जब होता है तो उसको अर्ध कहते हैं, लेकिन जैसे कुंभकोणम है तो कुंभकोणम दक्षिण का है, तो उसके नाम में ही छिपा हुआ है कि कुंभ गोण टूटा, उसका कुंभ जो है उसका एक हिस्सा जो है टूटा, और उससे जल वहाँ पर जो अमृत था वो जल में आ गया, और उसके कारण जो है स्थिति भिन्न हो गई। तो अब होता है कालांतर में कि लोग बाकी स्थानों को भूल गए, या होते भी हैं तो छोटे लघु आकार में वे मना लेते हैं। इसीलिए 4 स्थान की जो महिमा है वो तो दिग्दिगंत व्याप गई, बाकी स्थान जो है वो अपने अपने स्तर पर लोग इनको करते हैं। तो हमारा ये सोच है कि आने वाले समय में ये परिकल्पना भी की जा सकती है कि भारत शासन या अन्य जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वे प्रतिवर्ष एक स्थान पर कुंभ की जो परिपाटी थी जिसे हम विस्मृत कर रहे थे उसको भी पुनर्जीवन मिले, इस प्रकार का प्रयास भी किया जा सकता है। ये देवनागरी विमर्श है, शायद मैंने इसको 7-8 साल पहले पढ़ी थी शायद, और इस जो पुस्तक में ऐसी ऐसी जानकारी है जैसे वेब दुनिया की मार्केटिंग और हिंदी फ़ॉन्ट और ई बुक्स और मतलब ई मेल, इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो काम शुरू से हो रहा था वो सर ने इसमें सब चीज़ें लिखी हैं, और ये बहुत पठनीय है और ज्ञानवर्धक है। तो इसके बारे में सर थोड़ा आप बताएं। मेरा ये मानना है कि यदि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो राष्ट्रलिपि देवनागरी है, और राष्ट्रलिपि नहीं है वरन मैं तो कहूँगा कि एशिया के अधिकांश जो महत्वपूर्ण देश हैं वहाँ तक देवनागरी लिपि या उसकी जो बहन कह सकते हैं इस प्रकार की लिपियाँ पहुँची हैं, क्योंकि ये जितनी भी लिपियाँ हैं ये सब ब्राह्मी की संतानें हैं। ब्राह्मी हमारे देश की सबसे पुरातन लिपि है, यद्यपि इसके पहले भी हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी भी लिपि रही है, लेकिन अभी संकट ये हुआ है कि हम लोग सिंधु लिपि का ठीक प्रकार से उद्वाचन नहीं कर पाए हैं। ब्राह्मी का उद्वाचन हुआ है और ब्राह्मी की 2 शैलियाँ विकसित हुई थी, एक उत्तरी शैली और एक दक्षिणी शैली। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित हुई लिपि है, और आप देखते हैं कि बांग्ला, उड़िया, इधर गुजराती,
इन सबकी जो लिपियां हैं ये भी देवनागरी के समतुल्य हैं। असमिया की लिपि भी उसी प्रकार की है। इस देश की 6 से अधिक प्रमुख भाषाओं और पुरातन भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सबकी ये नैसर्गिक लिपि है। हिंदी के अलावा ये मराठी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, उधर आप चले जाएं सिंधी, ऐसी कई भाषाएं हैं जो देवनागरी के माध्यम से प्रस्तुत हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि देवनागरी मात्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की नहीं है, वरन भाषा वैज्ञानिक ढंग से उसका महत्व है। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि के रूप में यह है। ऐसी तमाम जो स्थापनाएं हैं इस पुस्तक के माध्यम से आई हैं। अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि देवनागरी जो है वो पुरातन लिपि थी, आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो अब अधिक प्रासंगिक हो गई है। इसीलिए इस पुस्तक की जब योजना हम लोगों ने बनाई तब इस ढंग से विचार किया कि इसका अतीत भी आए, इसका जो राष्ट्रीय एकता में इसका जो योगदान का हिस्सा है वह भी हमारे सामने आए, वैज्ञानिकता की ढंग से भी इस पर बात हो, और आने वाला समय जो कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का दौर है उसमें देवनागरी किस तरह से न सिर्फ टिकेगी वरन आने वाले समय में यह और अधिकाधिक यंत्रों के साथ तालमेल बिठा करके और गतिशीलता प्रदान करेगी, और इसका लाभ हिंदी को भी मिलेगा, अन्य भारतीय भाषाओं को भी मिलेगा। तो इसमें हमने यह भी प्रयास किया कि जो लिपि विहीन जनजातीय बोलियां हैं, लिपि विहीन हमारी लोक बोलियां हैं, संकट यह है इनके साथ कि ये वाचिक परंपरा में है और ये विलुप्ति की स्थिति में जा रही है। इनमें जो अपार संपदा है वो आने वाले समय में नष्ट न हो जाए, अतः न सिर्फ डिजिटल माध्यम से ऑडियो विजुअल जो है उनका दस्तावेजीकरण किया जाए, वरन लिखित रूप में भी देवनागरी के माध्यम से भी वे अंकित हो जाएं। उसका सुपरिणाम यह होगा कि हमें यदि आने वाले समय में वे बोलियां लुप्त भी हो गई तो हमें उनके बारे में जानने का अवसर मिलेगा और हम शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम जैसा लिखते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं। यह रोमन या अन्य जितनी भी लिपियां इस दुनिया की, वो हो सकता है उनकी अपनी भाषाओं के लिए उपयोगी हों, लेकिन जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तब देवनागरी ही सबसे ज़्यादा युक्ति संगत है। रोमन ने हमारे देश पर प्रभाव छोड़ा और उसके दुष्परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। तिरुअनंतपुरम कितना सुंदर नाम है, लेकिन रोमन में लिखा गया वो त्रिवेंद्रम में बदल गया। ऐसे बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे, यहाँ तक कि आप देखिए कि गुप्त होते हैं, उपनाम गुप्त होता है, अब वो गुप्ता हो गए हैं। तो तात्पर्य है कि हम अपनी जो परंपरा है, हमारी जो जातीय स्मृतियाँ हैं, हमारा जो इतिहास है, उससे दूर हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रोमन को अपना लिया। राम जो है अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसको रामा कर दिया हमने। अब कृष्ण जो है वो पुरुष है, लेकिन वो कृष्णा के रूप में कहा जाता है, जबकि कृष्णा जो है वो राधा का नाम है। तो तात्पर्य है कि यदि ये सारी भाषाएं, पुरातन भी, मध्यकालीन भी और वर्तमान कालिक जो भाषाएं हैं, ये सब भाषाएं यदि देवनागरी में लिखी जाएंगी तो हम ठीक प्रकार से उनको न सिर्फ व्यक्त कर पाएंगे, वैज्ञानिक ढंग से उसको व्यक्त कर पाएंगे। जहाँ तक सवाल सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देवनागरी की विशेषता का है, तो देवनागरी ने आज अपनी उपयुक्तता सिद्ध कर दी है। तमाम जितने भी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, आपका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ तक कि हम दैनंदिन जीवन में जो व्हाट्सएप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट मैसेजिंग कर रहे हैं, हम मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर देवनागरी का जो यूनिकोड रूप है वो सब जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हो। कुछ वर्ष पहले ये हमारी सीमा थी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते थे। आज ये स्थिति हो गई कि किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर जो यूनिकोडीकरण हो चुका है देवनागरी का, उसके माध्यम से हम सब तरफ हिंदी या अन्य भाषाओं को देवनागरी के ऊपर गतिशील होते हुए पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल जो दरार बन गई है कि रोमनीय जो भाषाएं हैं, रोमन में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं, वो आज दुनिया के का जितना भी हिस्सा है उसमें लगभग 70 से 80% उनकी हिस्सेदारी है। जबकि भाषा भूगोल की दृष्टि से या भाषा की संख्या की दृष्टि से हम विचार करें तो हिंदी, संस्कृत, मराठी या जितनी भी हमारी लोक जनजातीय बोलियां हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि उधर आप चले जाएं तो थाईलैंड में भी जो लिपि प्रयोग में हैं, बर्मा में जो लिपि प्रचलन में है, वो देवनागरी की बहिन है।
संकट ये हो रहा है हमारा कि हमने समय रहते इनको इंटरनेट के साथ हमरा नहीं बनाया, तो वह जो डिजिटल दरार है कि 70-80% हिस्सा यूरोपीय भाषाओं का हमें दिखाई दे रहा है, अमेरिकी की भाषा का दिखाई दे रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि जितने प्रतिशत संख्या में हिंदी को या अन्य भारतीय भाषाओं को लोग बोलते हैं, उतनी कम से कम उतनी आबादी तो हमें उस पर दिखाई देनी थी। लेकिन यह सुखद है कि तेज़ी से इस दिशा में हम लोग गतिशील हुए हैं। अब तो अनुवाद सुविधाएं भी आ गई है, जिसके कारण जो है वो न सिर्फ तत्काल अनुवाद हो पा रहा है, लिप्यंतरण की स्थिति भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो देवनागरी के माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा का होगा, जिसमें हम ये मानते हैं कि सन 2050 तक 50% से अधिक हिस्सा देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाओं का इंटरनेट पर होगा। ऐसी संकल्पना लेकर के हम लोग चल रहे हैं। सर, हिंदी को लेकर जैसे लोहिया जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इस तरह के उस तरह के जो आंदोलन या हिंदी के लिए, जो भाषा के लिए इस तरह के जो काम हुए कि हिंदी को आगे बढ़ना चाहिए, तो उस तरह का आंदोलन डिजिटल मीडिया के आने के पहले या आज ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, जब यूनिकोड आया तो हिंदी बाजार की भाषा आज पूरी तरह से हो चुकी है। जब यूनिकोड आया तो 5-6-7 साल तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि यूनिकोड है, क्योंकि व्यापार कुछ लोगों ने इसको दबा के रखा कि या तो इसने कुछ विदेशी कंपनियों ने कि इसको बताओ मत कि देवनागरी जल्दी लोकप्रिय हो जाए या इस पर भी काम हो सकता है। आखिरकार एक कंपनी ने प्रयास किया और यूनिकोड आया। यूनिकोड के आने से हिंदी बढ़ी, हिंदी पे काम होना शुरू हुआ। विकिपीडिया के आने से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होना शुरू हुआ, और उसके बाद जैसे गूगल सर्च पे हिंदी पे देखी जाती है, इंटरनेट। तो पहले ऐसा लगने लगा था, लेकिन अब ये लगने लगा तो इसके डिजिटल के आने से हिंदी वाकई बड़ी है। तो आज की तारीख में हिंदी को लेकर और आंदोलन की ज़रूरत है। और दूसरा एक और बात है कि जो आपके 100-150 स्टूडेंट हैं जो पीएचडी करके हिंदी के लिए निकलते हैं और इतना सम्मान करते हैं आपका, ये यहाँ से पढ़ने के बाद हिंदी से उतना ही लगाव होता है इनको या कम हो जाता है? आपने तीनों परस्पर जुड़े हुए लेकिन 3 भिन्न प्रश्न किए हैं जी। पहला जो सवाल है कि हिंदी आंदोलन धर्मिता से जुड़ी रही है जी। जब हम लोग गांधी को देखते हैं या उनके पहले जो है हम लोग दयानंद सरस्वती को लेते हैं, तो आप देखिए कि दुनिया में कितना अद्भुत व्यक्तित्व दयानंद सरस्वती के रूप में आता है कि उस ज़माने में लोग अपनी किताबों को अंग्रेज़ी में, जर्मनी में, फ्रेंच में ले जाने की चेष्टा करते थे। लेकिन आप देखिए कि ये होता है अपनी भाषा के प्रति आत्म अभिमान का भाव कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं सत्यार्थ प्रकाश लिख रहा हूँ, लेकिन इसका कतई अनुवाद न किया जाए। ये जिस भाषा में मैंने लिखी है उसी भाषा में प्रकाशित होगी और उसी भाषा में लोगों तक पहुँचेगी। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी भाषा के प्रति आत्म स्वाभिमान जगाना होगा, जो हमारे पूर्वजों ने निरंतर हमें इस दिशा में प्रेरित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह गए इस बात को, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। हमारे वैदिक जो ऋषियों ने कहा, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, राष्ट्र की भाषा ही ऐश्वर्य को प्रदान करती है। हम यह जो स्पष्ट जो सूत्र है इसको जब तक अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, अरे हमको ऐश्वर्य पाना है तो हम किसी और भाषा के पास क्यों जाएं? हम अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं के पास क्यों जाएं? हम चीनी के पास क्यों जाएं? अरे हमारी अपनी भाषा ही इतनी वैभवपूर्ण है कि वो हमें समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को दिला सकती है। तो वो जो एक सातत्य बना हुआ है, भाषा के प्रति जो प्रतिबद्धता का जो भाव है, यह महात्मा गांधी ने स्वयं राष्ट्रीयता के आंदोलन का हिस्सा बनाया उसको, और उन्होंने इधर खादी, चरखा, इधर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, स्वदेशी की उन्होंने बात की, स्वावलंबन की उन्होंने बात की। तो तात्पर्य कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता का जो आंदोलन है वो एक पक्ष से नहीं हो सकता। हमें केवल राजनीतिक रूप से आज़ाद नहीं होना है, हमें सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टि से भी आज़ाद होना है, भाषाई दृष्टि से भी आज़ाद होना है। और यही कारण है कि आप सोचिए कि जिस हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण का कार्य कलकत्ता के कॉलेजों में हुआ था, ये सोचकर के किया था उन लोगों ने कि इसको सीखेंगे और अंग्रेज़ी इन लोगों को सिखाएंगे, तो ये जो है दुभाषी की तरह काम करेंगे लोग, क्लर्क लोग हमारे।
आप देखिए उसी भाषा में से चेतना उठी, उसी हिंदी के अंदर से ये चेतना उठी कि नहीं नहीं, हम दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं, हम इस राष्ट्र के बाशिंदे हैं और हमें इस राष्ट्र पर गौरव है। और उसी के अंदर से ये जो आग पैदा हुई कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी, और जब देश आज़ाद हुआ और जब नया संविधान बना तो हमने पुरजोर ढंग से इस बात को रखा कि हिंदी ही इस देश की राजभाषा बन सकती है। तो आंदोलन धर्मिता से ये लाभ जरूर होता है कि लोगों के अंदर चेतना का प्रसार होता है। आपने अभी चर्चा की कि लोहिया जी ने इस तरह का आंदोलन किया है। बाद के दौर में भी भारतीय भाषा आंदोलन हुआ, कई लोग अनशन पर बैठे, कई लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे, जुलूस निकले, लोगों ने जो है अंग्रेजी जो पट्ट थे उनको पोता, ये सब काम हुए हैं। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, हम अपनी भाषा को इतना समृद्ध कर दें कि लोग इधर उधर किसी अन्य भाषा की ओर न जाएं। इसीलिए जब हम लोग भाषा की बात करते हैं तो केवल बोलचाल की भाषा की बात नहीं करते, हम लोग राजकाज की भाषा की बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम की भाषा की बात करते हैं, विज्ञान और तकनीकी की भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति उसको लेकर बात करते हैं। तो हिंदी समृद्ध है, शर्त सिर्फ इतनी है कि नया जो माध्यम आया है उसके माध्यम से वह अधिकाधिक लोगों तक चेतना प्रसार में सहायक सिद्ध हो। और आंदोलन तो चल रहा है, जो इसके प्रयोक्ता हैं वे अपने अपने ढंग से इस आंदोलन में तल्लीन है, वे इस दिशा में गतिशील बने हुए हैं। और जो आने वाला जो समय है उसमें यह तय बात है कि जितनी तेज़ी से हिंदी का प्रयोग इंटरनेट की दुनिया में बढ़ेगा, अनुवाद बढ़ेगा, लिप्यंतरण बढ़ेगा, और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जब उन पर हिंदी गतिशील होगी तो आप मान करके चले कि लोगों के अंदर जो आत्मगौरव का भाव स्वामी दयानंद सरस्वती जगा गए थे, जो महात्मा गांधी ने चिंतन दिया था, वो चिंतन आज के समय में और अधिक प्रासंगिक और अधिक अर्थवत्तापूर्ण लोगों के अंदर उतरेगा और निश्चित तौर पर हिंदी उस स्थान को प्राप्त करेगी जिस स्थान की वो अधिकारिणी है। एक बात कही जाती है कि फिल्मों ने ही हिंदी को बढ़ाया है, प्रचार प्रसार, लेकिन एक बात सर, ये जो विश्वविद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय, यहाँ से एक होता है साहित्यकार कि वो लिख रहा है और उसके पाठक बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हिंदी भी सीखते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई उपन्यास और कई कहानियों के लिए। तो ऐसा बहुत कम सुनने में आया है, आपके माध्यम से अगर मालूम पड़ जाए कि ये प्रोफेसर जो हैं, आपके बारे में तो मालूम है आप हिंदी के लिए इतना काम करें, और भी प्रोफेसर इस तरह के हिंदी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और वही बात मेरी कि जो आपके यहाँ स्टूडेंट जब पीएचडी करते हैं वो इस हिंदी से कितने जुड़े रहते हैं, जब नौकरी के बाद, परिवार बसाने के बाद उनके बच्चों में भी इस तरह की भाषा के प्रति प्रेम जगाते हैं क्या वो? किसी भी भाषा के प्रयोजन परक कई पक्ष होते हैं। हिंदी बोलचाल की भाषा है, वो मनोरंजन की भाषा है, वो सूचना की भाषा है। आप देखें कि जितने भी बड़े अखबार निकल रहे हैं और अगर पाठक संख्या की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक संख्या में हिंदी के पाठक हैं। जब हम लोग व्यूअरशिप की बात करते हैं तो आप देखिए कि जितने भी चैनल थे शुरू में, वो जो चैनल थे जो अंग्रेजीदा थे वो जो है आगे बढ़ रहे थे और हमारे जो हिंदी के चैनल थे वो पीछे दिख रहे थे। आज आप देखिए कि अंग्रेजीदा चैनल पर देखने वाले लोग भी अब हिंदी चैनल की ओर प्रवृत्त हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि बोलचाल, फिर सूचना संप्रेषण, जिसके लिए हम लोग अखबार की शरण में जाते हैं या टेलीविज़न की दुनिया में हम चैनलों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ संख्या बढ़ी। मनोरंजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हिंदी सिने का जो इतिहास है वो एक तरह से हिंदी भाषा की प्रगति और प्रसार का इतिहास भी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल बोलचाल, केवल सूचना और केवल मनोरंजन, क्या इसकी भाषा हिंदी बनी रहेगी तो हम संतुष्ट हो सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं। जब तक हिंदी शिक्षा, प्रशिक्षण, पदोन्नति और शोध इन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक वह विश्व स्तर की जो भाषाएं हैं जो गर्व करती हैं कि विज्ञान जो भी हो रहा है वो अंग्रेज़ी के माध्यम से आ रहा है, फ्रेंच के माध्यम से आ रहा है, जर्मनी के माध्यम से आ रहा है, कोरिया की जो भाषा कोरियाई के रूप में आ रहा है, जापानी के माध्यम से आ रहा है, चीनी के माध्यम से आ रहा है, रूसी के माध्यम से आ रहा है, क्या हिंदी के माध्यम से उतना विज्ञान, उतना अद्यतन जो शोध हो रहा है वो आ रहा है? निश्चित तौर पर यह स्थिति बहुत सुखद नहीं है, इसे बदलना होगा। जब उन देशों की भाषाओं के बीच में जैसे ही कोई शोध आता है, त्वरित अनुवाद की व्यवस्था है, उसका लाभ ये होता है कि जो शोधार्थी
उस ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं या आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मेरे पहले उस देश में उस भाषा में ये रिसर्च आ चुका है और उसका ट्रांसलेशन मेरी भाषा में आ गया है, तो वो उसके आगे की सोचता है। हमारे साथ संकट क्या हुआ कि हमने दो अलग अलग भाषाओं की चक्की में हम लोग लेकिन विदेशों में अनुवाद का बजट होता है, सिर्फ 500-500 करोड़ बजट होता है। हमारे यहाँ संकट ये रहा कि अनुवाद का उतना बजट नहीं है। फिर अनुवाद के साथ संकट ये हुआ कि इसको एक तरह से दोयम दर्जे की नागरिकता इसको दे दी गई, जबकि अनुवादक का उतना ही महत्व है जितना सर्जक का है, जितना साहित्यकार का। लेकिन हमने हमेशा क्या माना कि अनुवादक जो है वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक है। ये स्थिति बदलना थी और उसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं। आज 30 साल अनुवादक बनना चाहता है कोई, जैसे कोई पत्रकार बनना चाहता है, कलाकार, अनुवाद के लिए रुचि कम है। बहुत संभावना है जी। समस्या ये होती है कि व्यक्ति को दो भाषाओं में समान अधिकार रखना पड़ता है। अनुवादक वही बन सकता है जो दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखे, उस विषय क्षेत्र जिसका कि वो अनुवाद करना चाहता है उस पर भी उसका हस्तक्षेप हो और माध्यम को जाने वो, क्योंकि अब कंप्यूटर के माध्यम से चीजें आ रही हैं तेजी से। मशीनी अनुवाद ने हमारे काम को सुगम बना दिया है, लेकिन अब मशीन और मानव दोनों के मध्य संवाद की स्थिति बन रही है कि मशीन अपना अनुवाद दे देती है, उसके बाद में हम उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि संकट ये होता है कि मशीन में अगर हमने तय कर दिया कि अमुक अंग्रेजी शब्द के लिए ये हिंदी है, तो वो तो बिना सोचे डाल देगा, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए कोई भिन्न शब्द हमें इस्तेमाल करना हो, तो मनुष्य की सहायता से उस काम को भी बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार ने कंठस्थ नाम का जो है पूरा का पूरा इस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि वो याद कर लेता है। जैसे हम कंठस्थ कहते हैं ना कि हमने एक बार कोई चीज़ याद की, वो हमारे दिमाग में रहती है। तो कंठस्थ जो प्लेटफॉर्म है उसकी यह विशेषता है कि जो अनुवाद हम कर चुके हैं वो सब डेटाबेस में चला जाता है उनके। जैसे गूगल ट्रांसलेट है, वो भी यही करता है कि उसका डेटाबेस मजबूत होता चला जा रहा है। तो आज की स्थिति में हम सामान्य प्रकार का जो अनुवाद है वो 90 से 95% तक ठीक कर पा रहे हैं मशीन के माध्यम से। ये 100% कब होगा? जब लोग सहभागी बनेंगे, वे अपनी ओर से फीडबैक देंगे, वे अपनी ओर से वो पाठ प्रस्तुत करेंगे जो कि ठीक होना था। तात्पर्य यह है कि इसमें केवल मशीनों से या केवल आप सोचे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये देखिए फेसबुक स्वयं इतना अनुवाद उपलब्ध करा रहा है। आपके पास पटल पर यदि आपको चीनी में दिख रहा है, आप नीचे बटन दबा दें, वो आपको हिंदी में अनुवाद देता है और वो रेटिंग पूछता है आपसे कि आपको ये अनुवाद कितना युक्ति संगत लगा। तो तात्पर्य है कि मशीनें तमाम प्लेटफॉर्म सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इसमें भारतवासियों की भी जिम्मेदारी है। आज हम ये दावा करते हैं कि हम दुनिया के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के प्रयोक्ता हैं, तो क्या उस जिम्मेदारी के साथ हम उसमें शिरकत कर रहे हैं? करना होगा। ये जिम्मेदारी की बात पर हाँ, और मैं शोधार्थियों से भी यही कहता हूँ कि वे लोग शोध करने के बाद उससे विरत न हो जाए कि एक उपाधि प्राप्त कर ली, अब समाप्त हो गया। अब तो उन्हें और अधिक सिद्ध करना है अपने आप को। जिस उपाधि को लेकर के वे निकले हैं उसे अब उन्हें सिद्ध करना है कि हाँ, ये हमने ठीक प्रकार से इसको प्राप्त किया था, हमने बहुत मेहनत से किया था। अतः शोधार्थियों को भी हम लोग ये कहते हैं कि वे जीवन का हिस्सा बना लें, और विशेष तौर पर जो नई प्रकार की जो क्रांति हमारे बीच में आई है उसके साथ हिंदी जिस तरह से गतिशील बनी हुई है उसका वह हिस्सा बन जाए और उसके अंदर अपनी ओर से योगदान दें। इसीलिए मैंने देश में पहला जो मशीनी अनुवाद का कार्य, हिंदी अंग्रेजी पारस्परिक मशीनी अनुवाद, ये देश में पहला PhD मैंने यहाँ से करवाया। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी को लेकर देश में पहला PhD का कार्य यहाँ से कराया। वेब पत्रकारिता में हिंदी को लेकर के देश में पहला काम यहाँ पर संभव हो पाया। तो तात्पर्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे शोधार्थी हिंदी के जो प्रयोजन परक पक्ष हैं, साहित्य का अध्ययन करें, अच्छी बात है, क्योंकि साहित्य तो एक तरह संस्कृति का संवाहक होता है, लेकिन भाषा का काम और बड़ा है, क्योंकि भाषा साहित्य को भी प्रभावित करती है और संस्कृति का भी संवहन करती है। आज दुनिया के तमाम देशों में जो हिंदी पहुंची है वो क्यों पहुंची है? भाषा के कारण नहीं पहुंची है, वो संस्कृति और साहित्य के कारण पहुंची है, क्योंकि उन लोगों को उसकी आवश्यकता थी, लेकिन माध्यम हिंदी को बनना पड़ा। तो तात्पर्य है कि ये सब चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं, अतः इन्हें पृथक पृथक करके नहीं देखा जा सकता। और मेरा ये मानना है कि हिंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाला जो समय है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं का होगा। आज दुनिया में हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी भारतीय भाषा को बोल रहा है, हर चौथा आदमी, और हर छठा आदमी हिंदी बोल रहा है। ये बात तो सच है सर, जैसे कि वो आपने जवाबदारी और जिम्मेदारी की बात कही है, तो इसी प्रकार से
संयुक्त राष्ट्र संघ में जब सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री थी, उनका जो भाषण था, वो बात उठी थी कि विश्व हिंदी सम्मेलन में गई थी वो, आपको तो सब मालूम है, तो बात कही कि भाई हिंदी आज पूरे विश्व में अगर अंग्रेजी और चीनी मंदारिनी भाषा ये है तो दूसरे नंबर की है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं उसमें ये जोड़ने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। और उन्होंने कहा भी कि हम 500,000 करोड़ कितना खर्चा होगा हम देने को तैयार है भारत सरकार, लेकिन वहाँ पर एक उनका नियम होता है वहाँ पर कि जैसे 200 देश हैं तो उसमें करीब 130 या 32 देशों की स्वीकृति चाहिए आती है। और स्वीकृति कैसी चाहिए आती कि उनको उसमें धन देना पड़ता है, तो हर देश उसके लिए तैयार नहीं। जैसे योग दिवस पर 170-80 देशों की स्वीकृति हो गई तो ये पूरा विश्व में मनाया जाता है। तो बाद में सुषमा जी ने एक ही बात कही कि उस आधार पे तो बहुत लंबी लड़ाई है, लंबा वो है, इंतजार करना पड़ेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक हिंदी की कुछ वेबसाइट है, उसको लोग देखें ज़्यादा और उस पर अपना ज़्यादा, उस कारण से भी शायद ये क्या है वो सब हिंदी जो है वो यूएन की भाषा बननी चाहिए जी। ये दशकों पुराना संकल्प भारत सरकार का है, भारतवासियों का है। यहाँ तक कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को दर्जा मिलना चाहिए, इसके लक्ष्य के साथ हुई थी। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, हिंदी के जो प्रयोक्ता हैं वे इस बात को जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो एक तरह से सारे जो दुनिया के तमाम राष्ट्र हैं उनका एक मंच है, उसमें वही भाषा स्थान प्राप्त कर सकती है जिसे अधिकांश जो देश हैं उनका उसे पक्ष मिले। तो निश्चित तौर पर जब हम वोटों की बात करते हैं तो हिंदी के साथ भारत, हमारे दक्षिण एशिया के देश, कुछ जो हमारे साथ सहजता से जुड़े हुए देश हैं, मॉरिशस है, उधर आप चले जाएं, फिजी, गुयाना, सूरीनाम आदि ऐसे देश हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये संख्या बढ़ानी होगी। एक दूसरा ये कि जो धनराशि उपलब्ध करवाई जानी है वो ऐसा नहीं कि एक देश उतना पैसा दे दे और वो वहाँ भाषा बन जाए, तब तो फिर छोटे से छोटा देश भी और छोटी सी भाषा भी यूएन की भाषा बन जाएगी अगर उसका संबंध सीधे धनराशि से होगा। तो धनराशि भारत सरकार दे सकती है, लेकिन उसमें यह बात की गई है कि पक्ष समर्थन करने वाले जितने देश हैं वे लोग भी धन का योगदान देंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो राजनयिक जो नीति है हमारी वो तैयार होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार इस दिशा में यदि गतिशील होगा तो बहुत सारे देश हैं आगे आएंगे जो भारत के साथ आज का नहीं सदियों का संबंध रखते हैं, वे निश्चित तौर पर इसमें सहभागी बनेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी बनेगी। जी। ये हिंदी भीली और ये हिंदी नाटक, निबंध, क्योंकि सर ने मालवी भाषा लोग जो शैली में बहुत काम किया है, तो सर इन भाषा के बारे में थोड़ा बता, और ये पुस्तक है सर की, तो इनके बारे में सर थोड़ा बता दें। मेरा ये मानना है कि ये जो भाषाएं हैं हमारी वे हमारी संपदा हैं। हम सोचें कि हम भौतिक दृष्टि से कितने भी संसाधन युक्त हो जाएं, हमारी आबादी बहुत बढ़ जाए, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक हम अपनी भाषाओं को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक यह देश देश कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। क्या ये संभव है कि हम किसी पराई देश की भाषा या बोली को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें? ये कदापि संभव नहीं है। और आज स्थिति यह है कि इस देश में बमुश्किल 2 से 3% लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। लेकिन जब हम वर्चस्व की बात करते हैं, जब समाज के उच्च वर्ग के मध्य भाषाओं के बीच में विभाजन को देखते हैं तो हमें लगता है कि अंग्रेजी वर्चस्वशाली है। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि जो हमारी लोक और जनजातीय भाषाएं हैं उनको लेकर के सजगता लाई जाए। हिंदी के पक्ष समर्थन में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन भाषाओं का क्या करेंगे हम लोग? भीली, भिलाली, सहरिया, गोंडी, बारेली, सोनवाड़ी, इतनी समृद्ध भाषाएं हैं कि अपने आप में सदियों से ये हमारी जातीय चेतना का, हमारे इतिहास का, हमारे अध्यात्म का, हमारे जीवन दर्शन का संवहन करती हुई चली आ रही हैं। इनमें औषधियों का शास्त्र इनमें छुपा हुआ है। तमाम प्रकार की औषधियाँ हैं जो कोरकों को मालूम है, बेगाओं को उनके बारे में जानकारी है। अनेक असाध्य जो रोग हैं उनकी मुक्ति के लिए
वहाँ पर औषधियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमने उन भाषाओं और उन संस्कृतियों की अवहेलना की। हमने ये मान लिया कि ये लोग तो पिछड़े लोग हैं। हमने कथित आधुनिकता के दौड़ में उन्हें हमने एक तरफ कर दिया। लेकिन आजकल सर ये जो लोक भाषाएं लोकप्रिय हो रही, तो जैसे अपने संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, तो ये लोक भाषाएं वाले जैसे अलग अलग क्षेत्र वाले भी आ गए कि हमें भी संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा बनाएं। लोक भाषाओं का समर्थक हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि हिंदी का विरोधी हूँ। हिंदी और लोक भाषाएं परस्पर पूरक भूमिका निभाती हैं। हिंदी की समृद्धि का राज कहाँ है? लोक भाषाओं में है। तो वो अधिकार क्यों मानते हैं संविधान में? संकट ये हो रहा है कि लोग अपने क्षेत्रीय स्वार्थ की पूर्ति के लिए, क्षेत्रीय हितों के लिए इस प्रकार की भाषाओं को आगे लाते हैं और हिंदी से लड़ाते हैं। जबकि हिंदी के साथ अगर ये सहभागी रहेंगी तो वो अन्य भाषाओं के साथ ठीक प्रकार से मुकाबला कर पाएंगे। तो आपको लगता है और भाषाओं को संविधान की मान्यता, संविधान की जो भाषा की जो स्थिति है वो तो उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि हिंदी के अलावा हमें अन्य हमारी जो लोक और जनजातीय भाषाएं हैं उनकी समृद्धि के प्रयास करने, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। मातृभाषा में जब शिक्षण की बात की जाती है तब भी उसमें यह उल्लेख किया गया है, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में ये सारी बातें आई हुई हैं। उसमें दिया हुआ है कि प्रयास किया जाए कि स्थानीय स्तर पर मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दिलाई जाए। तो भीली के माध्यम से शिक्षा क्यों नहीं दिलाई जा सकती? कोरकू सहरिया के माध्यम से शिक्षा तो अभी 22 मान्यता प्राप्त भाषा के अलावा भी भाषा तो 30-35 भी होगी आगे, 60-70 भाषाएं हैं, लेकिन ये मातृभाषा के रूप में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बने। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आधार पर राज्य बनेंगे, उनके आधार पर जो है संविधान में राजभाषा का दर्जा मिलेगा। ये तात्पर्य उसका कदापि नहीं है। लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोगों ने जब राज्यवार प्रांत बने इस देश में तो अब लोगों ने राज्यों को भी उपराज्य और उपराज्य में से फिर स्वतंत्र राज्य और फिर स्वतंत्र राजभाषा ये बनाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है यह दुर्भाग्यजनक है। इसमें हमें यह विचार करना होगा कि ये जो लोक और जनजातीय भाषाएं हैं इनके साहित्य, इनकी संस्कृति और प्राथमिक शिक्षा में इनका प्रयोग हो। संकट क्या हो रहा है कि हम लोग अपने परिवेश को नहीं जानते। हम अपने गांव को, अपने देहात में जो प्रचलन में चीज़ें हैं उन शब्दों से हम दूर हो रहे हैं। क्या कारण है कि छोटेपन से ही बच्चे को कहा जाता है कि तुम्हें अल्फ़ाबेट सीखना है। क्यों? आपको अनाराम से क्या दिक्कत है? यदि वह बच्चा भीली में, सहरिया में, कोरकू में, बारेली में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा, फिर और उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो फिर हिंदी माध्यम से करेगा, और उच्च स्तर पर जाएगा तो वो हिंदी को और बेहतर तरीके से जानेगा। लेकिन उसका जो मूल रिश्ता है अपनी भाषा के साथ वो तो नष्ट नहीं होगा ना। अभी ये हो रहा है कि हमने हिंदी को भी छोड़ दिया और बोलियों को तो बिल्कुल पीछे कर दिया और हम दौड़े चले जा रहे हैं अंग्रेज़ी की तरफ। उसका खामियाजा अभी जो कोविड का काल चल रहा है इस समय और ज़्यादा स्थिति सामने आ गई। अब हमें समझ में आ गया कि हमारी जो पारंपरिक जीवन शैली थी वो महत्वपूर्ण थी, हमारी दैनंदिन जो दिनचर्या थी वो उपयोगी थी, हमारे संस्कृति के जो निकष थे वो महत्वपूर्ण थे। हम जब पारिवारिकता को महत्व देते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी थी। हम लोग जो हैं वो संतोष में ही जीवन का निर्वाह करते थे, वो महत्वपूर्ण था। अब आप देखिए कि इसने एक तरह से सारी दुनिया में जो एक वैश्वीकरण की जो आंधी चल रही थी और जिसके कारण जो है पूंजीवाद पसर रहा था और उसका खामियाजा यह था कि हम लोग पर निर्भर हो रहे थे, दुनिया के तमाम देशों से आयात कर रहे थे, हम अपने यहाँ क्यों नहीं पैदा कर रहे थे। अब हमें समझ में आ गया कि नहीं, हमें आत्मनिर्भरता की ओर जाना पड़ेगा और ये आत्मनिर्भरता भाषा के साथ आएगी, यह संस्कृति के साथ आएगी, ये जीवन मूल्यों के साथ आएगी, ये हमारी जीवन शैली के साथ आएगी। तो लोक और जनजातीय बोलियों के प्रति निष्ठा, जागृति, उनकी दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। और नहीं तो आप सोचिए कि इनमें निबद्ध जो ज्ञान है वो विलुप्त हो जाएगा। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने केवल हिंदी का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने यहाँ के गोंडों का अध्ययन किया। वेरियल अल्विन जो है मध्य प्रदेश में आया तो गोंडों के गाँव में, गोंडों के परिवेश में रहा और उसने यहाँ की जनजातीय सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। क्या कारण है कि हमने उन लोगों को जो उनके प्रयोक्ता थे उन्हें अपनी जड़ों से काट दिया और उन्होंने कहा, उनको ये बताने की कोशिश की कि तुम अपने इन भाषाओं से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हें तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगी।
तो ये जो एक तरह से त्रिशंकु की जो स्थिति बन गई है भारतवासियों की, इससे मुक्त होने के लिए हमें लोक और जनजातीय भाषाओं, उनकी संस्कृति और उनके साहित्य के न सिर्फ संरक्षण, न सिर्फ संवर्धन, वरन उसके दैनंदिन जीवन में प्रयोग पर भी बल देना पड़ेगा। यदि हमारे घर आंगन से मालवी चली जाएगी तो क्या हम मालववासी कहलाएंगे? यदि हमारे घर आंगन से निमाड़ी चली जाएगी, भीली भिलाली कोरकू सहरिया चली जाएगी, तो हम कहलाएंगे, मौलिक कहलाएंगे? हम नकलची कहलाएंगे। तो इस जड़ता को तोड़ने की कोशिश हम लोगों ने की, जिसमें हमने मालवी को लेकर के, निमाड़ी को लेकर, भीली भिलाली सहरिया, यहाँ तक कि कई उपबोलियों को लेकर के, चाहे वो सोनवाड़ी हो, उमटवाड़ी हो, इन सब को लेकर के भी कार्य किया। और प्रयास ये है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम क्यों दौड़ते हैं कि हम चीनी जान लें, हम लोग क्यों दौड़ते हैं कि हम स्पेनिश जान लें? अरे हमारे पास इतनी समृद्ध भाषाएं हैं, हम उनको क्यों नहीं जानते? भीली में कई ऐसे शब्द हैं कि उनके मुकाबले का कोई और शब्द, अंग्रेजी फ्रेंच तो दूर की बात है, हिंदी में नहीं मिलता है। मालवी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका पर्याय आपको अंग्रेजी फ्रेंच में तो ढूंढना मुश्किल है, हिंदी में उसका पर्याय नहीं मिलता है, पर हम उसको नहीं जानना चाहते। तो जो भाषिक संपदा है, ये भारत की वास्तविक संपदा है। खनिज संपदा होती है, बौद्धिक संपदा होती है, लेकिन जो भाषा की संपदा है वो भी महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से ये प्रयास रहा कि इन लोक और जनजातीय भाषाओं और उनकी संस्कृतियों की तरफ भी हम गतिशील हों, ये प्रयास रहा है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से देखते हैं अपन, फिल्म लेखक या उपन्यासकार के जब उपन्यास आते हैं, दिनों दिन रातों रात बिक जाते हैं और जैसे बेस्ट सेलर की गिनती में आ जाते हैं, वो कवियों में बड़े बड़े नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर, मतलब कॉलेज में आप पढ़ाते भी बहुत, मतलब कहते हैं ना, बड़े नायक और स्टार हैं। कहने का मतलब जो देश ही नहीं दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और सेमिनारों में और गोष्ठियों में आप हिंदी पर अपने व्याख्यान देते हैं, ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं आप। तो धन्यवाद। हमने ये साहित्य, संगीत और सिनेमा हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसके लिए सर से समय मांगा था और सर ने आज समय देकर हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे जो भी दोस्त यार और दर्शक हैं उनके लिए बड़ी नई नई बातें और हिंदी को लेकर अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें की। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद।